नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा ने मोदी को 2024 में जीत का रीजन और इंडिया अलायंस को हार की टेंशन दे दी है। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर काफी सीरियस है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के चेयरमैन होंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद को भी कमेटी में शामिल किया गया है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी को भी इस कमेटी में रखा गया है। यह कमेटी तुरंत अपना काम करना शुरू कर देगी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि पार्लियामेंट की स्पेशल सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन पर मुहर लग जाएगी? क्या मोदी 24 का लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराएंगे? अगर हां, तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? इंडिया अलायंस को कितना नुकसान होगा? ऐसा कौन सा पॉलिटिकल कैलकुलेशन है जिसे मोदी साधना चाहते हैं और विरोधी उस कैलकुलेशन से जान बचाकर भागना चाहते हैं? इस रिपोर्ट से समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो देश में क्या हो जाएगा? वन नेशन वन इलेक्शन से किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा? एक देश एक चुनाव के पीछे क्या है मोदी सरकार का राजनीतिक मकसद? वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए बीजेपी किस वोटिंग पैटर्न को अपने फायदे के लिए भुनाना चाहती है? अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ गया तो क्या मोदी ही हर बार जीतेंगे, विरोधी हारते चले जाएंगे? मोदी विरोधी गुट वन नेशन वन इलेक्शन का नाम सुनते ही दूर क्यों भागने लगा है? राहुल को, केजरीवाल को, ममता को, नीतीश को, लालू को, भाईजान को वन नेशन वन इलेक्शन सुनते ही पसीना क्यों छूटने लगा है? कुछ तो है एक देश एक चुनाव वाली थ्योरी में कि विरोधियों की टाइमलाइन पर यह शब्द बार बार फिट होने लगे हैं। तेजस्वी, नीतीश दोनों वन नेशन वन इलेक्शन सुनकर बहुत चक्के रह गए हैं, अलग ट्विस्ट देने लगे हैं। अखिलेश भी एक देश एक चुनाव वाली स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं। कांग्रेस भी अपनी टाइमलाइन पर वन नेशन वाला टैक्स फिट करके बीजेपी पर अटैक करने लगी है, पोस्टर वायरल कराने लगी है। आखिर ऐसा क्या है वन नेशन वन इलेक्शन में जो अगर वजूद में आ गया तो मोदी के विरोधियों का जैसे सियासी वजूद ही मिट जाएगा? ऐसा कौन सा डर है एक देश एक चुनाव का कि विरोधी 24 घंटे से यही 4 शब्द रटे जा रहे हैं, मोदी पर बरसे जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा? कि ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात करेंगे तो पार्लियामेंट के साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की विदाई होगी। सुना आपने, वन नेशन वन इलेक्शन शब्द बोलते वक्त भी मोदी हटाओ मोर्चा की जुबान लड़खड़ाने लगी है। इंडिया अलायंस को अंदर ही अंदर ऐसा क्या एहसास हो गया है कि उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखने लगा है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस वाले ये ना फैलाते कि कहीं वन नेशन वन पार्टी का दौर तो नहीं आने वाला। कांग्रेस के समर्थक और उससे जुड़े हैंडल्स ये ना लिखते कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, ये तो वन बिग टेंशन पैदा हो गई है। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता अपनी प्रोफाइल पर प्रधानमंत्री को वन नेशन वन मिस्टेक न बताते, अपना डर शब्दों के भीतर यूं न छिपाते। ध्यान भटकाने के लिए मोदी की तस्वीर के ऊपर ताने मारने वाले बोल न लिखते। कांग्रेस सपोर्टर्स मोदी पर ओछी और आपत्तिजनक टिप्पणी न करते। विवादित कार्टून शेयर करके देश के प्रधानमंत्री का मजाक न उड़ाते। जब से मोदी सरकार ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है, वन नेशन वन इलेक्शन का शोर मचा है, तब से मोदी विरोधी गुट की यह बेचैनी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक साफ साफ दिख रही है। आखिर ऐसा क्या है वन नेशन वन इलेक्शन वाली सोच और अप्रोच में कि पूरा का पूरा इंडिया अलायंस अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है? जिसके मन में जो आ रहा है वो कुछ भी कहे जा रहा है, लिखे जा रहा है। एक टाइमलाइन से
दूसरी टाइमलाइन फैलाई जा रहा है, बस माहौल बनाया जा रहा है। देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें, जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले 1 नेशन 1 इनकम तो कीजिए। पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। ये क्या कर रहे हैं? ये तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो। तो जहाँ भी रीजनल पार्टी है या गैर सरकार गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहाँ कब्जा कर लिया जाए। दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना। तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे, और बाद में बोलेंगे कि 1 लीडर 1 नेशन 1 लीडर 1 नेशन 1 पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? 1 नेशन 1 रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो धीरे धीरे तो इनके मन में जो बात है वो धीरे धीरे जो है सामने आएंगे। जवाब कुछ फैक्ट्स में है, पहले इसे हिस्टोरिकली समझिए। साल 1951 से लेकर 1967 के बीच लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुआ करते थे। ऐसा 1951-52 में पहली बार हुआ, 1957 में दूसरी बार, 1962 में तीसरी बार और 1967 में चौथी बार हुआ। लेकिन यह साइकिल टूटा और एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव का सिलसिला भी थम गया। एक देश एक चुनाव से पहला फायदा यह है कि चुनाव में वोटर्स एक ही दिन और एक ही समय पर दोनों यानी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों के लिए वोटिंग कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर 1951 से 1967 तक देश में एक चुनाव हुए तो फिर आज क्यों नहीं हो सकते? और मोदी विरोधी गुट 1 नेशन 1 इलेक्शन तो दूर, इस पर चर्चा को भी तैयार क्यों नहीं दिख रहा? चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की खिलाफत करने वालों का कहना है कि इससे वोटर्स के बिहेवियर पर इंपैक्ट पड़ेगा। सवाल है यह कैसे होगा? क्योंकि वोटर तो राज्यों और देश के चुनाव में अक्सर अपनी पसंद के नेता को ही वोट देता है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। इसका जवाब एक स्टडी से पता चला है, जिसके मुताबिक अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% वोटर्स दोनों जगह एक ही पार्टी को वोट करते हैं, जबकि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में 6 महीने का अंतर होता है तो एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना 77% से घटकर 61% रह जाती है, जबकि दोनों चुनाव में 6 महीने से ज्यादा अंतर होने पर एक ही पार्टी को वोट करने की संभावना 61% से भी कम हो जाती है। तो क्या बीजेपी 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए इसी वोटिंग पैटर्न को अपने फायदे के लिए भुनाना चाहती है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केंद्र के लिए पीएम मोदी का चेहरा सबसे मजबूत है और अगर लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, खासकर यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे काउ बेल्ट वाले राज्यों में। सिर्फ एक शगुफा है, सिर्फ देश के अंदर प्रजातंत्र को का गला घोटने की एक कोशिश है। अभी तो कमेटी बनी है, 10 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी, ऐसा कहीं हमने सुना है, कभी देखा है? और वो भी इतने बड़े मामले के अंदर। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हार से बचने के लिए इलेक्शन को प्रीपोन कराना चाहती है। केंद्र सरकार ने सेशन बुलाते समय अपना एजेंडा नहीं दिया है। हमारा मानना ये है कि जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक तीसरी बार एक सकारात्मक राजनीति को लेकर आगे बढ़ा है, केंद्र सरकार में घबराहट है और ये मानना है कि 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें अधिकतर राज्य भारतीय जनता पार्टी हारेगी। हारने के बाद लोकसभा के चुनावों पे बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इन 5 राज्यों के साथ केंद्र सरकार अपने चुनाव कराना चाहती है ताकि केंद्र की पोल राज्य के चुनाव में ना खुल सके। इसके अलावा और कोई एजेंडा केंद्र का नहीं है।
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने पर वोटिंग का क्या पैटर्न देखने को मिलता है और क्या इसका फायदा मोदी सरकार को वाकई मिल सकता है, ये समझने के लिए 2004, 2009, 2014 और 2019 में एक साथ हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को शामिल किया गया है। चलिए एक एक करके सबको डिकोड करते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है मोदी तो डरते हैं, कांग्रेस से घबराते हैं। मोदी कभी भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाएंगे, ऐसे नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस की मीटिंग के वक्त गहन विचार विमर्श करते नेताओं की यह तस्वीर इशारा दे रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का खौफ उस तरफ कितना हाई है और इस डर के पीछे एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपको 2004 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग का पैटर्न समझाते हैं। उस वक्त ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चुनाव होने से लगभग एक साल पहले विधानसभा भंग कर दी थी। इसके बाद मौजूदा चुनाव में बीजू जनता दल ने 147 विधानसभा सीटों में से 61 सीटें जीती। साथ ही हुए लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल ने 21 राज्य की 21 सीटों में से 11 सीटें जीत ली। इसी तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 224 में से 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इसी समय हुए लोकसभा चुनाव में भी यही पैटर्न देखने को मिला। भाजपा ने 28 में से 18 लोकसभा सीटें जीत ली। 2004 में आंध्र प्रदेश में 294 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 185 सीटें मिली। इसी तरह लोकसभा में कांग्रेस ने 42 संसदीय सीटों में से 29 सीटें जीत ली। अब 2009 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न देखिए। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 सीटों में से 206 सीटें जीती। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए को 262 सीटें मिली। इस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2009 में लोकसभा चुनाव के करीब ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुए। इस बार भी ये देखने को मिला कि लोगों ने राज्य में जिस पार्टी को वोट किया उसी पार्टी के उम्मीदवार को केंद्र के लिए भी वोट किया। यानी 2009 में इस पैटर्न का सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। फिर इसके बाद 2014 में क्या हुआ? 2014 में भी लगभग यही पैटर्न दिखा। जिस पार्टी को लोकसभा में वोट मिले उसी को विधानसभा में भी वोट मिले। 3 दशक में पहली बार लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 282 सीटें और कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई। 2014 में लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से 2 राज्यों का डेटा देखिए। 14 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी 175 विधानसभा सीटों में से 103 सीटें जीत गई। 25 लोकसभा सीटों में से तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई। आपको बता दें कि तब टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी। ओडिशा में बीजू जनता दल ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और 2009 की तरह ही परिणाम उसके पक्ष में रहा। लोकसभा में बीजेडी को 21 में से 20 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव में बीजेडी को 147 में से 117 सीटें मिली। यहां भी कांग्रेस 16 सीटों के साथ काफी पीछे रह गई। 19 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ने 175 विधानसभा सीटों में से 151 सीटें जीती। लोकसभा में 25 में से 22 सीटें जीत ली। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने 146 में से 112 सीटें जीती। लोकसभा की 21 सीटों में से बीजेडी को 12 सीटें मिली। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने 60 में से 41 सीटें जीत ली और लोकसभा की दोनों सीटों पर भी जीत हासिल कर ली। ऊपर दिए सारे आंकड़ों से साफ है कि अगर किसी भी एक राज्य में सरकार बनाते वक्त वोटर्स ने सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किसी एक पार्टी को दी, तो फिर लोकसभा के चुनाव में भी उसी पार्टी को उस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें मिली। और समय समय पर कांग्रेस से लेकर हर रीजनल पार्टी को इस कैलकुलेशन का फायदा मिला है। 2004 और 2009 इसका उदाहरण है। जो चुनाव लड़ने का, और आप जान रहे हैं ना, अब केंद्र सरकार को कर रहा है, तो अब क्या क्या होने वाला है। अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ही कहानी किए थे।
जनगणना काहे नहीं किए हैं? हर 10 साल पर होता था तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है? हम तो पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। हम कह रहे हैं जब संविधान, भारतीय संविधान के माध्यम से सारी की सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं आज तक सकारात्मक दिशा में आगे चल रही हैं, तो छेड़छाड़ करने की आवश्यकता क्यों? वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात करेंगे तो पार्लियामेंट के साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की विदाई होगी, यानी मुख्यमंत्री 5 साल के होता है, 1 साल 2 साल में कैसे उसकी छुट्टी कर देंगे आप? तो इसलिए जनता जब 5 साल के किसी को चुनती है तो 5 साल उसका कार्यकाल पूरा होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। संविधान हमारी सभी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण के रूप में आज भी सक्षम है। इसलिए नई कमेटी बनाना ये भाजपा के नेताओं के दिमागी फितरत की देन है। हम समझते हैं ये लोकतंत्र को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुचलना चाहते हैं। 14 और 19 में बीजेपी को भी फायदा हुआ, तो क्या इस वोटिंग पैटर्न और वन नेशन वन इलेक्शन का 2024 में भी बीजेपी को फायदा मिल सकता है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों के मुकाबले बीजेपी जैसी राष्ट्रीय प्रभुत्व वाली पार्टी को फायदा मिल सकता है, और इसकी 3 बड़ी वजह हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त वोटर आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करता है। स्टडी से साफ है कि 77% संभावना है कि वो एक ही पार्टी को वोट करे। ऐसे में बीजेपी को फायदा मिलना लाजमी है। केंद्र सरकार के पास ज्यादा संसाधन होते हैं, आकर्षक योजनाएं और घोषणाएं करके चुनाव के वक्त वो माहौल बना सकती है। इस तरह वो क्षेत्रीय पार्टियों पर एक बढ़त हासिल कर सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए 26 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। अगर राज्यों के चुनाव भी एक साथ होंगे तो वहां गठबंधन पर मामला उलझ जाएगा। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किसी और पार्टी के साथ अपनी शक्ति का बंटवारा क्यों करेंगे, या ममता पश्चिम बंगाल में ये क्यों करेंगी? विपक्षी एकता में इस तरह की फूट पड़ने का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब देखिए कौन डरा हुआ है, ये तो चेहरे के पैमाना बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत लंबे समय से प्रस्तावित विषय है। एनडीए में चर्चा के बाद इस पे तैयारी हुई है, और मुझे लगता है ये विशेष सत्र, वैसे तो विशेष सत्र में और भी बहुत कुछ है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना उसके चुनाव की, जो हम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो देते हैं उसमें हम बताते रहे हैं, और बीजेपी जो कहती है वो करती है। वन नेशन वन इलेक्शन इस समय भारत की जरूरत है। इसीलिए मोदी विरोधी खेमा वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा का नाम सुनते ही सिर पकड़कर बैठ गया है। आप पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन घोषित कर देते हैं विदाउट एन एजेंडा। ये जो हिंदू ढोंगी हिंदू हैं, जो राजनीति को से जुड़े हुए हिंदू हैं, जो अवसरवादी हिंदू हैं, वो सामने देश के आते जा रहे हैं। जिस तरीके से इनके काम चल रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन दिस, वन नेशन वन दैट, तो ये जो वन नेशन की थियोरी है वो बिल्कुल जो हमारे हिंदू धर्म जो यूनिटी एंड डिवर्सिटी में मानती है, जो वासुदेव कुटुंबकम मानती है, उसके खिलाफ काम हो रहा है। जो हमारे हम कहते हैं कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी हमने आपस में मतभेद किए बगैर हम लोग साथ में रहे हैं। हमने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जो विभिन्नता में भी एकता रहती हो, पर उसको यूनिफॉर्मिटी लाने का जो काम हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता को अपने पास कंट्रोल में करना चाहती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, ये एक शगुफा छोड़ा गया है देश को उन मुद्दों से भटकाने के लिए जो देश के अहम मुद्दे हैं। अभी केंद्र में पार्लियामेंट का विशेष सत्र 18 तारीख से शुरू हो रहा है, 5-6 दिन का। उस वक्त लाइए ना,
आप वन नेशन के तहत कई चीज़ें कर रहे हैं, तो वन नेशन तो व्हाट अबाउट आरक्षण? हमारा ये कहना है कि आरक्षण के बारे में आप लोगों को आश्वासित कीजिए कि 18 तारीख के सत्र में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के इसकी 50% मर्यादा हम निकाल देंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का कार्य हो रहा है और लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए काम किया जाएगा। जो चीज़ें बनाई गई थी वो बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी और आम लोकतंत्र में कैसे चीज़ें मजबूत हों, कैसे आगे बढ़ें, कैसे प्रदेश का कार्य होगा, कैसे देश में काम होगा, इस तरह से बड़े सोच समझ के साथ इसका निर्णय लिया गया था और बनाया गया था। वैसे विरोधी खेमे में वन नेशन वन इलेक्शन का खौफ इतना ज्यादा है कि कांग्रेस मोदी को प्रॉब्लम, राहुल को सॉल्यूशन बता रही है। आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल को असली सॉल्यूशन बताने में बिजी हैं। राहुल की जगह केजरीवाल को फिट कर रहे हैं। दीदी की पार्टी एनडीए वाली फोटो घुमाकर दूसरा नैरेटिव बनाने लगी है। अलग अलग टाइमलाइन पर वन नेशन वन इंडिया अलायंस वाला शोर तो मच रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर विरोधी गुट में खेल शुरू हो चुका है। अब 3 राज्यों के चुनाव हैं, उसके अलावा भी तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव है। इन चुनावों के साथ लोकसभा के चुनाव करा सकते हैं, ऐसी हम लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि घबराए हुए मोदी और विशेष सत्र बुला रहे हैं। ऊपर से बीजेपी ने भी काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है। इंडिया अलायंस की कुर्सी का किस्सा वाला पोस्टर छप चुका है। बीजेपी की टाइमलाइन पर 1 अनार 100 बीमार वाले पोस्टर दिखने लगे हैं। इंडिया अलायंस का लोगो लॉन्च नहीं हुआ तो बीजेपी राहुल की फोटो लगाकर यह तक कहने लगी है कि लोगो तो नहीं आया, राहुल जरूर भाग पड़े। राहुल गए कहां? राहुल छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली करने पहुंचे। पूरी स्पीच में वही अडानी वाला टेप बजाया, मोदी के खिलाफ लोगों को उकसाया। मगर इधर बीजेपी ने राहुल और लालू का ये पोस्टर बनाया, उसे सोशल मीडिया पर फैलाया। अब आप पूछेंगे ये क्यों हुआ? जवाब राहुल की टाइमलाइन पर है। उन्होंने एक ट्वीट किया और वन नेशन वन इलेक्शन की टेंशन के बीच लालू यादव के साथ राजनीतिक मसाले वाला वीडियो लिंक शेयर कर दिया। आइए, स्वागत है, बधाई, सबसे खुशी का दिन आज है। लालू जी मतलब चैंपियन है इस चीज के, तो मैंने देखा मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। Is there any politician who makes great food? लालू यादव जी makes great food. ये मटन है गोट का, बिहार से मंगा है। हाँ, डालो। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। 2 चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर, बस ब्लैक पेपर। हाँ, कितना? हाँ, डालिए। धनिया। हाँ, धनिया पाउडर, पिसा हुआ सिंपल। अच्छा, हल्दी और 2 स्पून। हाँ, एक और डाल दो। तो पहली बार आपने कब पकाना सीखा? छोटे थे? हाँ, छोटे थे, 6-7 क्लास में। पटना हम आए थे, हमारे भाई लोग आए थे काम करने, तो बुलाए थे, तो उन लोग का खाना वाना पकाना, जलावन चुनना, बर्तन धोना, मसाला पीसना, सब वहीं पर हम सीखे थे। मन से पूछेंगे कि आज क्या खाने का मन करता है, डिमांड के अनुसार सामान मंगा के पकवाते हैं। तो जैसे शाम का खाना होगा कब डिसाइड कर देते हैं? सुबह करते हैं या 7 बजे? बस वही जो इच्छा होती है, और जो घर में होता है वो उनको नहीं खाना होता है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। लास्ट मिनट। और बाहर देश का भी खाना आपको अच्छा लगता है? आप थाई फूड होता है ना? हाँ, उसका सैलड होता है, वो सैलड जो वो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छा, वो मेरी बहन बनाती है। अच्छा, मैं भिजवाऊंगा आपको। सोम थम। तो इसमें आप सब चीज मिक्स करके डालते हो? हाँ। इसमें और राजनीति में क्या फर्क है?
उसमें भी आप सब मिक्स कर देते हो, इसमें भी मिक्स कर देते हो। सब विदाउट मिक्सिंग राजनीति हो ही नहीं सकता। नो, आई ऑलवेज फाइंड लालू जी टू बी वेरी इंसाइसिव। जो इनका राजनीतिक ज्ञान है उसका मैं बहुत आदर करता हूँ। राजनीतिक मसाला क्या होता है? राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। घी डालिए। और इसमें हमने कोई पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया। घी डालिए। हाँ, घी। चलो अब ले बहन ने कहा है कि ये थोड़ा सा उसके लिए ले जाओ। उसने कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। चपाती के साथ हाँ, या चपाती, प्लेट? चपाती। सूरज के बारे में दुनिया में अफवाहें ज्यादा हैं, सच बहुत कम। साइंटिफिक फैक्ट्स के तौर पर हमको कुछ बातें पता हैं, इससे जुड़े ज्यादातर सवालों का एक ही जवाब है, पता नहीं। सूर्य लगातार गर्म हो रहा है या लगातार ठंडा होता जा रहा है, पता नहीं। सूरज की सतह के बाहर की गर्मी उसके अंदर की गर्मी से कई सौ गुना ज्यादा है, क्यों? पता नहीं। सूरज के अंदर कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, पता नहीं। कौन सी गैसें हैं, सूर्य की उम्र कितनी है, कुछ पता नहीं। विज्ञान के सारे अनुमान सूरज के रहस्य के सामने क्यों नहीं टिक पाते? सूरज के साथ सिर्फ रहस्य ही रहस्य जुड़े हैं, बहुत कुछ पता नहीं है। भारत का सूर्ययान आदित्य L1 सूर्य के रहस्य लोक का पता लगाने के लिए आज अग्निपथ पर चल पड़ा है। करीब 4 महीने बाद यह 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद असल में इस मिशन की शुरुआत होगी। सूरज के कौन कौन से राज अब खुलने वाले हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। अब सूरज पर स्टडी की बारी है। चांद ठंडा क्यों है? सूरज गर्म क्यों है? दुनिया को यही बताने अंतरिक्ष में निकला है हिंदुस्तान। चंद्रयान चांद पर है, चांद से नई रिपोर्ट आई है। प्रज्ञान 100 मीटर तक चल पड़ा है, चांद को समझ रहा है, परख रहा है। इधर सूर्ययान भी सूरज का रहस्य जानने चला है। एक शानदार लिफ्ट ऑफ के साथ एक इतिहास रचने की तैयारी जो है, यात्रा है, वो शुरू हो गई। आप देखिए किस तरह से मैजेस्टिकली PSLV C57 XL रॉकेट आदित्य L1 उपग्रह को लेकर आसमान में जा रहा है। यहाँ पर आज आसमान बिल्कुल साफ है, इस वजह से ये एक शानदार बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर जहाँ से इसे लॉन्च किया गया है, वहाँ पर इंडिया टीवी मौजूद है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये लॉन्चिंग हुई है। जिस तरह से सोचा गया था, जिस तरह से प्लानिंग की गई थी, उस प्लानिंग के मुताबिक जो है लगातार ये लॉन्च किया जा रहा है। T-3 पर जब इसका प्रज्वलन हुआ, उसके बाद ये देखिए किस तरह से विमोचन यान जो है PSLV C57 XL वो हमारे आदित्य L1 उपग्रह को लेकर अब यहां से रवाना हो चुका है। 19,500 किलोमीटर पहुंच चुका है। 16 दिन तक पृथ्वी के ऑर्बिट में 5 बार घूमेगा, फिर सूरज को पढ़ने L1 पॉइंट मतलब लैग्रेंज 1 पर 4 महीने तक
15 लाख किलोमीटर चलकर पहुंचेगा और सूरज के कई राज खोलेगा। मसलन सूरज का टेम्परेचर लाखों डिग्री में क्यों है? सहज सूरज की सतह पर विस्फोट क्यों होता है? सूरज पर सोलर तूफान क्यों उठता है? सोलर तूफान से धरती को खतरा क्यों है? सूरज बाहर बहुत ज्यादा गर्म, अंदर से कम गर्म क्यों है? सूरज का मैग्नेटिक फील्ड घातक क्यों है? सूरज से अरबों टन प्लाज्मा निकलता क्यों है? सूरज इतना रहस्यमय क्यों है? सूरज के इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए सूर्ययान आदित्य L1 7 पेलोड लेकर गया है। ये पेलोड कोरोनल हीटिंग या सूरज की बाहरी मंडल में लाखों डिग्री सेल्सियस का पता लगाएंगे। सूर्य प्लाज्मा का एक बॉल है। मैग्नेटिक फील्ड के खिसकने से होने वाले विस्फोट के कारण ये प्लाज्मा अंतरिक्ष में फैलता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। उसका रहस्य जानेंगे। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड बदलने से भारी मात्रा में चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है। इसमें पार्टिकल्स होते हैं और इससे रोशनी निकलती है। इन सोलर फ्लेयर्स का रहस्य क्या है? ये पेलोड उसका डेटा भेजेंगे। सोलर विंड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सौर मंडल में कैसे फैलते हैं, इसका रहस्य जानेंगे। पहले के जो दूसरे कोरोनोग्राफ जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है, वो सन के इस बाह्य वायुमंडल का आंतरिक हिस्सा इनर कोरोना को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जबकि इस कोरोनोग्राफ को इस ढंग से बनाया गया है कि यह कोरोना के उस आंतरिक हिस्से को भी ऑब्जर्व करे जहां से ये सौर तूफान उठना शुरू होते हैं। तो हम इस ऑब्जर्वेशन से, इस VLC के ऑब्जर्वेशन से हम इस CME जो है किरीटी द्रव्यमान उत्सर्जन है सन से, उसका एक्चुअली इनिशिएशन प्रारंभिक चरण में हम उसके गति का, द्रव्यमान का और दूसरे अन्य जो उसके पैरामीटर्स हैं जैसे तापमान है और मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा है, इन सब का आकलन हम इस कोरोनोग्राफ के जरिए कर सकते हैं और ये हमें मदद पहुंचाएगा कि हम सही इस तूफान का धरती पर पहुंचने का समय और यह कितना क्षमता से भूचुंबकीय हलचल पैदा कर सकता है, दोनों की इंफॉर्मेशन इस ऑब्जर्वेशन से हम निकाल सकते हैं। पेलोड नंबर 1 VELC विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। इसे सूरज की HD फोटो लेने के लिए तैयार किया गया है। इस पेलोड में लगा कैमरा हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेने में सक्षम है। ग्राफिक्स के जरिए अगर सर हमें समझा पाए, आप देखें स्क्रीन पर, ये वो ग्राफिक्स है जो पेलोड के अंदर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है। ये पेलोड कैसे काम करेगा? सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट में VLC में लाइट एक्चुअली एक इंट्रेंस अपर्चर से इंटर करेगा और एक सबसे पहला ये लाइट टकराएगा प्राइमरी मिरर से और वहां से यह परावर्तित होकर दूसरे मिरर तक पहुंचेगा और यहाँ पे इस दूसरे मिरर में एक छोटा सा होल है जिसका साइज ऐसा है कि यह सोलर डिस्क की जो लाइट है उसको यहाँ से बाहर कर देगा और केवल जो सूर्य का बाह्य लेयर है, कोरोना है, उसकी ही लाइट को फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये फिर दूसरे अदर ऑप्टिकल एलिमेंट से होते हुए यहाँ पर व्हाइट लाइट में 5 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ में यहाँ पे कोरोना का इमेज लिया जाएगा। पहला इस इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे खास है कि यह व्हाइट लाइट में कोरोना का कंटिन्यूअस इमेज प्रदान करेगा। यह 1 मिनट में भी एक इमेज काफी अच्छे क्वालिटी का लगातार हमको भेज सकता है। तो पहला चीज है कि हम CME यदि सन पे हो रहा है तो उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके इस इमेजिंग ऑब्जर्वेशन से हम उसके डायनामिक्स का आकलन कर सकते हैं। पेलोड नंबर 2 PAPA पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं के बारे में जानकारी देगा। ये जानेगा कि सूरज की हवाओं में कितनी गर्मी है और कणों के वजन से जुड़ी जानकारी भी पता करेगा। पेलोड नंबर 3 SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। ये पेलोड सूरज की अल्ट्रावायलेट तस्वीरों को कैद करेगा। ये पेलोड सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेने का काम करेगा। पेलोड नंबर 4 SOLEXS सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूर्य से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों का अध्ययन करेगा। ये पेलोड सूरज से निकलने वाली सौर लहरों पर नजर रखेगा और उससे जुड़े जरूरी आंकड़े जुटाएगा। पेलोड नंबर 5 HEL10S ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है।
वैज्ञानिकों ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि वो हार्ड एक्सरे किरणों यानी सौर लहरों से निकलने वाली हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। पेलोड नंबर 6 ASPEX, इसमें कुल 2 पेलोड एक साथ काम करेंगे। पहला आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। ये सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स का अध्ययन करेगा। दूसरा पेलोड सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल है, जो सौर हवाओं में आने वाले ज्यादा ऊर्जा वाले आयन पर रिसर्च करेगा। पेलोड नंबर 7 एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स, ये पेलोड सूर्य के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेगा। ये सूर्ययान के मुख्य शरीर से 3 मीटर आगे निकला रहेगा। कोरोनल मास इजेक्शन से जो एनर्जी है वह धीरे धीरे धरती के मैग्नेटोस्फीयर में ट्रांसफर हो जाती है। जब ये चार्ज पार्टिकल और एनर्जी धरती के मैग्नेटोस्फीयर में ट्रांसफर हो जाते हैं तो वह एक नए विद्युत चुंबकीय धारा या करंट कह सकते हैं उसका रूप ले लेते हैं, जिसको रिंग करंट कहते हैं। और इस रिंग करंट की वजह से धरती के जो सतह है उस पे चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन हो जाता है। और चूंकि हमारे सारे जो अपने पावर ग्रिड या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वह ऐसे बनाए जाते हैं कि वह अचानक जो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो उसको झेल लें, बट कभी कभी यह परिवर्तन इतना ज्यादा होता है कि तमाम सारे इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं। तो यह तो धरती के टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की बात हुई। कभी कभी स्पेस के भी टेक्नोलॉजी जो है, इवन सैटेलाइट है, पावर कम्युनिकेशन है, इन सब में भी काफी डैमेज हो जाता है। आदित्य L1 का पहला चरण कामयाब हो गया है, लेकिन सूर्ययान की असली चुनौती 4 महीने बाद की है, जब L1 पॉइंट पर आदित्य सही से स्थापित हो जाएगा। ये चुनौती क्यों है और सूर्य मिशन के लिए जरूरी क्यों है? सूर्य की रोशनी के साथ कई तरह की तरंगे और मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आते हैं, लेकिन पृथ्वी की बाहरी परत होने की वजह से कई तरंगे धरती तक नहीं आ पाती हैं। इस वजह से ही आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज 1 पॉइंट पर स्थापित किया जा रहा है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच का पॉइंट है, लेकिन ये केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच के 150 मिलियन किलोमीटर का मात्र 1% है। L1 के चारों ओर एक हेलो पाथ में डाल दिया जाएगा, यानी आदित्य L1 5 साल तक डेटा इकट्ठा करेगा। सूरज और पृथ्वी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1 से L5 तक। सीधी भाषा में समझ लें, ये पॉइंट अंतरिक्ष में पार्किंग की तरह काम कर सकते हैं। 5 खास जगह हैं जहां एक छोटी चीज बड़े ग्रह के साथ एक स्थिर पैटर्न पर घूम सकती है। लैग्रेंज बिंदु वो जगह हैं जहां यह छोटी चीज दोनों ग्रहों के साथ मिलकर चल सकती हैं। पृथ्वी सूर्य सिस्टम का L1 पॉइंट से सूर्य को लगातार देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि लैग्रेंज बिंदु पर रखे यान को अपनी जगह बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। L1 पॉइंट पर ऐसी स्थिति होती है जिससे यान की ज्यादा ऊर्जा नहीं जाती और वो अपने मुख्य काम जैसे कि प्रयोग पर ध्यान दे सकता है। सूर्य और धरती का खिंचाव उस पॉइंट पर ऐसा हो जाता है कि वहां कोई आप छोटा स्मॉल बॉडी आप रखें तो न तो वह खींच के सूरज की तरफ जाएगा न तो धरती की तरफ आएगा, मतलब कि वह ऑलमोस्ट स्थिर रहेगा। थोड़ा बहुत उसके पथ में चेंज होगा, उसको हम थोड़ा बहुत कम फ्यूल को खर्च करके भी स्टेबल रख सकते हैं। पहला इसका फायदा ये है। और दूसरा है कि जब आप L1 पॉइंट पे रहेंगे तो सन को कंटिन्यूअसली बिना किसी अकल्टेशन के कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। मान लीजिए ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में रहता तो कभी अर्थ के पीछे आ जाता और हम सन को कंटिन्यूअस मॉनिटर नहीं कर पाते। तो टेक्निकली देखा जाए तो L1 पॉइंट वह पॉइंट है जहां पे इस सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ऑलमोस्ट इक्वल है, जो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स होगा किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो मोशन करेगा इन दोनों के साथ। और ये दोनों चूंकि बैलेंस हो जाते हैं तो बहुत कम फ्यूल खर्च करके आप उस सैटेलाइट को L1 पॉइंट पे स्थिर रख सकते हैं। तो L1 पॉइंट हमेशा धरती और सूरज के बीच में रहेगा, धरती के पास है, लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो जैसे जैसे धरती आगे बढ़ेगा, सूरज की चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में घूमेगा, लगभग वृत्तीय कक्षा में, तो यह L1 पॉइंट भी उसके साथ घूमेगा। और इस तरह से हमेशा वो L1 पॉइंट पर रह के सूर्य को हमेशा देखता रहेगा, किसी भी प्रकार से सन का अकल्टेशन नहीं होगा। सूरज की जानकारी क्यों जरूरी है? एक नहीं, सूरज से जुड़े अनगिनत रहस्य हैं, जिस पर से पर्दा उठेगा तो जीवन के रहस्य भी सुलझेंगे। इसीलिए सूरज को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। सूरज रहस्य का तारा क्यों है वो भी जान लेते हैं। पृथ्वी से सूरज का द्रव्यमान 3.3 लाख गुना ज्यादा है। सूर्य का व्यास धरती के व्यास से 109 गुना बड़ा है।
ये इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। बाकी ग्रह 600 बार सूरज में समा सकते हैं। अपने इतने ज्यादा मास की वजह से ग्रहों को ये अपनी तरफ खींचे रखता है। अब जब L1 पॉइंट पर सूर्ययान होगा और जो तस्वीरें और जानकारी भेजेगा, उससे वैज्ञानिकों को सूरज की पहेली को सुलझाने में मदद मिलेगी। ये क्लियर नहीं है कि सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री है, सूर्य वायुमंडल का टेम्परेचर जो है मिलियन डिग्री है। जनरली इफ वी गो बाय लॉज ऑफ फिजिक्स के तरीके से सोचो तो जब हम हीट के सोर्स से दूर होते हैं तो गर्मी घटती जाती है। जैसे आप ओवन के पास बैठे हुए हैं तो दूर जाओ तो टेम्परेचर आपको गर्मी कम लगती है, परंतु यहाँ अब उल्टा हो रहा है। सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री है और वायुमंडल का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री है, 10 लाख डिग्री है। तो ये कैसे होता है? साइंटिस्ट अभी भी इस दुविधा में है, ये कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि जनरली साइंटिस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वो एनर्जी जो होती है डिपॉजिट होती है, प्लाज्मा को हीट करता है, परंतु एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होते हैं उसके बारे में हमें अभी नहीं पता है। कैसे बनता है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, परंतु जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस सेटिस्फाई नहीं होते। तो जैसे हमने नोरिकुलर क्रोनोग्राफ यूज करते हुए जापान में ऑब्जर्वेशन ली। सूर्य के अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा कहां से आती है? नासा के वैज्ञानिकों के शोध में जानकारी मिली है कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है सूर्य, जिसमें 91% हाइड्रोजन, 8.9% हीलियम और 0.1% हैवियर एलिमेंट है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियॉन, आयरन, सल्फर शामिल है। सूर्य के कोर वाले हिस्से का तापमान 1.5 करोड़ सेल्सियस है। काफी ज्यादा तापमान होने के कारण यहाँ सारे पदार्थ गैस फॉर्म में होते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। हर सेकंड 1 लाख करोड़ जितना परमाणु विस्फोट होता है। सूर्य के सबसे अंदर यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।